अस्सलामुअलैकुम जुले। इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का खैर मकदम करते हैं। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तो बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से काफ़ी यूनिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण अहम विषय पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करने जा रहे हैं। मार्शल एसोसिएशंस के कुछ मेंबर्स के द्वारा एक कंप्लेन दर्ज करता है हाबिल सागर, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। और हाबिल सागर जो हैं अर्थ न्यूज़, जो कि डेली न्यूज़पेपर हैं, आरएनआई रजिस्टर्ड अर्थ न्यूज़ के लद्दाख के रिपोर्टर हैं। और उनके एक स्टोरी को लेके जो कंप्लेन दर्ज करते हैं और उसके बाद इनके ऊपर एफआईआर लगता है और बात कोर्ट तक पहुंचता है। कोर्ट तक पहुंचने के बाद कोर्ट की जानिब से लगभग 1 साल ये केस चलता है और अब कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है और इस फैसले में हाबिल सागर जो हैं सच साबित हुआ है और ये जो कोर्ट का जजमेंट है वो हाबिल सागर के फेवर में आया है। मज़ीद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीगली जो जजमेंट दिया गया है कोर्ट की तरफ से, वो लीगली हमारे साथ जो करगिल लद्दाख से रिनाउंड जो एडवोकेट मुस्तफ़ा हाजी ज्वाइन कर चुके हैं, वो लीगली ब्रीफ करेंगे कि इस जजमेंट में लीगली किस तरह की जजमेंट इसमें है और लीगल टर्म्स को आप तक समझाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो हाबिल सागर के साथ जो वाक़या पेश आया था, जो कंप्लेन इनके ख़िलाफ़ किया गया था और ये केस असल में क्या था, इस हवाले से हाबिल सागर बात करेंगे। सबसे पहले मैं हाबिल सागर से गुजारिश करता हूं कि आप डिटेल में बताएं इस केस की शुरुआत से आखिर तक। जी अस्सलाम वालेकुम। इस केस के बारे में जिस तरह से 31 जनवरी 2025 को संको मेन मार्केट में एक्सपायर डेट को लेके मैंने एक स्टोरी किया था, रिपोर्ट किया था। उसके बाद उस स्टोरी को चलाने के बाद मुझे मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का कॉल आया और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि उस वीडियो को वहाँ से हटाने के लिए। इसके बाद जब मैंने उस वीडियो को वहाँ से नहीं हटाया, उनका मुझे बार बार कॉल आया और धमकी भी आया कि इस स्टोरी को जो है वहाँ से हटाने के लिए। तो उस वक़्त भी मैंने उस स्टोरी को प्लेटफॉर्म से नहीं हटाया, क्योंकि मुझे पता था कि जो मैंने स्टोरी किया था उसमें कोई गलती नहीं था। 2 दिन के बाद मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया गया मेरे ख़िलाफ़, जिसमें बहुत सारे इल्ज़ाम जो है उन्होंने मेरे ऊपर लगाया, मेरे चैनल के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। वो सब जो है अभी भी आप देख सकते हैं कि बहुत से हमारे सोशल मीडिया पे भी अभी भी मौजूद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी उन्होंने मेरे ऊपर जो एफआईआर दर्ज किया संको पुलिस स्टेशन में, मुझे वहाँ पे बुलाया गया तो मैं वहाँ पे गया और उन्होंने मुझे ये कहा कि मार्केट में रिसेंटली आपने जो रिपोर्ट किया है उसको लेके आपके ख़िलाफ़ एक कंप्लेन आया है। तो मैंने उस वक़्त भी बोला था कि मैम जो मैंने स्टोरी किया है वो अभी भी प्लेटफॉर्म पे है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और मैंने उनसे ये भी कहा था कि उस स्टोरी में जो है मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो 10-11 दिन ऐसे ही चलता रहा पुलिस स्टेशन में। तो इसके बाद पुलिस की तरफ से मुझे ये भी बोला गया कि आपने गलती किया है तो आप माफ़ी मांगो या तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो मैंने उसी वक़्त ही उनको ये भी बोला था कि मैं इसको जो है मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपने काम पे जो मैंने किया था उस पे मुझे भरोसा था। और साथ ही साथ उन्होंने जब कोर्ट में देने की बात किया तो मुझे कोर्ट के ऊपर भी ट्रस्ट था, भरोसा था। जैसे ही उन्होंने मुझे कोर्ट में दर्ज किया तो मेरे पास तो केस लड़ने के लिए उतना पैसा भी नहीं था, क्योंकि हम जर्नलिस्ट जो है एक छोटे अमाउंट में काम करता है। तो इसलिए मैंने हमारे कोर्ट में एक एप्लीकेशन दिया
लीगल वकील के लिए, तो उन्होंने मेरे उस लेटर को एक्सेप्ट करके इस केस को फाइट करने के लिए उन्होंने मुझे लीगली वकील प्रोवाइड किया, जिसके लिए मैं कोर्ट का अस्तह दिल शुक्रगुजार हूँ। केस के दौरान मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ा, क्योंकि जिस चैनल के लिए मैं काम करता हूँ मुझे सिर्फ करगिल में नहीं लेह में भी जाना होता था। तो जिस दिन मेरा केस यहाँ पे होता था तो मैं उसी वक़्त फिर से वापस आके कोर्ट में हाजिर होता था इस केस को फाइट करने के लिए। बराबर 1 साल चलने के बाद 2-3 दिन पहले जो है कोर्ट की तरफ से भी अपना फैसला सुनाया, तो वो भी मेरे हक में था। सबसे पहले तो मैं मर्सन एसोसिएशन को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं किस चैनल में काम करता हूँ और मेरे पास क्या क्या है, ये भी मैं आपसे थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं इस पेपर के लिए आज न्यूज़ लद्दाख, जो पेपर डेली जितने भी डायरेक्टर ऑफिस है एलजी के ऑफिस में और साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ हर रोज़ जो है अवेलेबल होता है। इसके अलावा इसका जो सोशल मीडिया है आप चेक कर सकते हैं, द आज न्यूज़ लद्दाख फेसबुक पेज पे भी है और यूट्यूब पे भी है। और जो मैंने स्टोरी किया था वो पब्लिक के हित में था। अगर वही एक्सपायर डेट वाला जो प्रोडक्ट पब्लिक यूज़ करता तो उसकी जान को भी ख़तरा हो सकता था। तो अभी आपने सुना इस केस का जो ओवरऑल स्टार्टिंग से एंड तक इस केस की क्या स्टोरी रहा है, हाबिल सागर खुद की ज़ुबानी सुना। और अब जब ये केस कोर्ट में लगभग 1 साल चलने के बाद जिन जो मार्शन एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स के कंप्लेन के बेसिस पे ये केस चला, और अब के कोर्ट के द्वारा जो इसके ऊपर जजमेंट आया है, ऑर्डर जारी किया है, इसमें मेन चीज़ ये है कि इस केस को पूरी तरह से बर्खास्त किया है, यानी डिसमिस किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो काम जिस कंप्लेन के बेस पे हाबिल सागर के अगेंस्ट एफआईआर लगाया गया था वो जो है सच साबित नहीं हुआ है और हाबिल सागर की जो है इस केस में जीत हुई है। तो लीगली इस केस को जो लीगल जो टर्म्स हैं उसको आसानी से आप तक जो है मुस्तफ़ा हाजी साहब समझाएंगे। हाजी साहब, आज मेरे पास हाबिल साहब के साथ हमारे मीडिया फ्रेटर्निटी के कुछ लोग यहाँ पर मेरे ऑफिस में आए और मुझे रिक्वेस्ट किया कि जो ऑर्डर है जो हाबिल साहब के फेवर में आया है उसको मैं थोड़ा उसका तर्जुमा करूँ, उसका खुलासा करूँ। तो मैं समझता हूँ कि लीगल फरीज़ा है कि मैं कोई अगर आपसे इसको एक्सप्लेनेशन अगर मांगता है तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, जो कि लीगल जो जार्गन होता है कभी थोड़ा मुश्किल होता है, वो लेमैन लैंग्वेज में समझना मुश्किल होता है, तो मैं इसको इंटरप्रेट करूँ कि जो आज का ऑर्डर क्या है जो इनके फेवर में आया है। तो उसके लिए मैं सिर्फ मखसूस इसमें जो डिसीजन ऑनरेबल कोर्ट ने दिया है मुंसिफ संघों ने, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास संघों ने, तो उस पर मैं अपने लिमिटेड रखूँगा। और सबसे पहले तो जैसे कि मैं शुरुआत इससे करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा केस था जिसमें हाबिल साहब बता रहे थे कि इनके पास लीगल काउंसिल नहीं था। तो ऐसे में आप सबको पता है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे डालसा के थ्रू हमारे यहाँ करगिल में, लेह में, हर जगह होता है। तो ऐसे में जो लोगों के पास वो सहूलियत नहीं है या उनके पास वो पैसा नहीं है फ़ीस देने के लिए, वो उनके पास अगर एमिनिटीज़ नहीं है, तो ऐसे में कोर्ट ही आपको लीगल एड देती है। तो ऐसे में मेरे लिए एज ए लॉयर, एज ए मेंबर ऑफ द बार एसोसिएशन, ये बहुत फ़ख्र की बात है कि यहाँ की जो लीगल काउंसिल उनको ऑनरेबल कोर्ट ने प्रोवाइड किया, जो हमारे निसार हुसैन साहब जो लमसू से हैं, तो इसमें उन्होंने बड़ा अच्छा इसमें एक रोल प्ले किया है। तो मैं ओनली फॉर द पब्लिक की ये भी साथों साथ चलते चलते ये भी बताना चाहता हूँ कि लीगल एड का आप ज़्यादा से ज़्यादा
फ़ायदा लें, क्योंकि ये केस मुझे लगता है कि अच्छा एग्जांपल है जहाँ पे लीगल एड की आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती, कोर्ट आपको असिस्ट करती है जस्टिस के लिए। तो ये बहुत अच्छा एक हमारा नालसा के अंदर एक प्रोग्राम होता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। उसकी भी एक मुझे लगता है अच्छी एक सक्सेसफुल स्टोरी है। हाँ, केस के आने में मुझे खुलासा करने के लिए कहा था। केस में बेसिकली यही था कि जो इन्होंने जनवरी में 2025 में 31 जनवरी में, क्योंकि एक जर्नलिस्ट है तो दुकान में जाकर कुछ एक्सपायर्ड चीज़ें जो डेट जिनका ख़त्म हो गया था उसमें इन्होंने एक बेसिकली एक प्रोग्राम यानी एक स्टोरी किया, जिसके चलते इनके ऊपर एक FIR लग गया। कहा कि FIR में मखसूस जो सेक्शन 292 है और 260 है हमारे BNS का, भारतीय न्याय संहिता का, जिसमें बेसिकली न्यूसेंस इन्होंने क्रिएट किया कि इनको कोई हक नहीं था कि किसी दुकान में जाके इस तरह से करें। तो इसके खिलाफ इनके खिलाफ केस सेक्शन 292 BNS में इनके खिलाफ दर्ज किया गया था। तो जिसमें हमारे जो लर्नड डिफेंस काउंसिल है उन्होंने भी अपनी जो चीज़ें की मखसूस, मैं आपको कोर्ट में ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा है उस पर ये रखना चाहता हूँ। और दूसरी बात कि जो इनके खिलाफ केस बनाया गया वो केस क्या था, बेसिकली ये बोला गया कि ये लोग ये दुकान में जब ये गए एज ए जर्नलिस्ट कि उन्होंने जो इनके मीडिया में वो स्टोरी करने की वजह से, अपने प्लेटफॉर्म पर उसको अपलोड करने की वजह से जो दुकानें थी वहाँ पे इनका रेपुटेशन को लॉस हुआ, उनके रेपुटेशन में खलल आई, उनको नुकसान हुआ, उनको डैमेज हुआ। और दूसरी बात कहा कि जो लोग वहाँ पे जो ख़रीद फरोख्त के लिए जो लोग आते हैं उनमें भी उनको भी इनकी वजह से वहाँ पे दुकानों में जाने की वजह से उनमें उनको रोका गया, उनको आने नहीं दिया। तो एक न्यूसेंस क्रिएट हो गया, पब्लिक न्यूसेंस। तो ये इनका पुलिस का जो प्रोसिक्यूशन का ये कहानी था, और जिसके चलते इन्होंने ये केस फाइल किया और चालान फाइल किया कोर्ट में। तो जो डिफेंस काउंसिल है उन्होंने उसमें ये कहा गया कि भाई जो दुकान पे जब ये गए थे वो एज ए जर्नलिस्ट कैपेसिटी में, जर्नलिस्टिक कैपेसिटी में वो गए थे कि इनका फ़र्ज़ है कि अगर कोई चीज़ें कोई महंगी बेच रहा हो, कोई चीज़ें अगर एक्सपायर्ड जो चीज़ें हों जिनकी डेट, इसको कहते हैं ना करगिल में कॉलोब के लिए कहते हैं डेट ओवर हो गया है, उनसे ऐसी चीज़ें अगर बेच रहा हो तो इनका फ़र्ज़ है, जर्नलिस्ट इनका फ़र्ज़ है कि वो उन चीज़ों को हाईलाइट करें, पब्लिक के डोमेन में लाए, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में ये सब चीज़ें हैं। तो उनके डिफेंस काउंसिल ने, निसार हुसैन साहब ने ये आर्ग्यू किया, और साथ ही साथ ये भी आर्ग्यू किया कि एज ए जर्नलिस्ट आपको फ़र्ज़ है, आपका एज ए जर्नलिस्टिक आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, आपकी ड्यूटीज़ में, बिकॉज इट्स अ प्रोफेशन, जिसको हम 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। इनने कहा कि ये इनके ड्यूटी में आता है कि इससे न्यूसेंस इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि न्यूसेंस में जब इसको बुक करेंगे तो इन पे एक फौजदारी का एक केस लगेगा, एक क्रिमिनल होंगे। तो कहा कि इट मे हैव कॉज्ड जिस तरह से कहा कि इनकन्वीनियंस बेशक उन दुकानों को हुआ होगा, लेकिन इससे ये मतलब नहीं कि इससे कोई मुजरिम हो गया, कि इससे किसी को सज़ा होनी चाहिए इस केस में। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा कि अगर इन्होंने जर्नलिस्टिक उसमें अपनी ड्यूटी नहीं की होती तो इससे मज़ीद जो चीज़ें हो रही हों उससे शायद लोगों को नुकसान होता है, माशरे को नुकसान होता है। तो इसमें लिहाजा जस्ट बिकॉज थोड़ी सी इनकन्वीनियंस दुकानों को हुआ है उसकी वजह से उसके लिए इनको मुजरिम ठहराया नहीं जा सकता है, लिहाजा इनके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि इन्होंने ये कहा कि दुकानों में जब ये गए हैं तो लोगों ने वॉलंटरीली ही उनको खुद उन्होंने वहाँ से बाइट दिए हैं, उन्होंने खुद कहा है। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने ये आर्ग्यू किया वहाँ पर, ये कहा कि भाई अगर ऐसी चीज़ें वहाँ पाई गई हैं जो एक्सपायर्ड चीज़ें थी तो इसका मतलब है कि इनको फर्ज था कि उन चीज़ों को पब्लिक तक लाने के लिए। ये इनका डिफेंस काउंसिल का जो निसार हुसैन था उनका मुतालबा कोर्ट में ये था। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें क्या कहा, मैं उस पर 3 मुद्दों पे ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, क्योंकि जब भी आप किसी शख्स को आप किसी केस में प्रोसिक्यूट करते हैं किसी भी सेक्शन में, तो उसके सेक्शन के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके कुछ जिसको कहते हैं ना कि उसके रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस सेक्शन की, कि उसमें ये भरपूर होता ही नहीं होता है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें कहा कि जो पहला इंग्रेडिएंट है 270 का, जिसमें डिफाइंड है न्यूसेंस क्या होता है, और 292 में इसका पनिशमेंट है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इट सेड, मैं रीड करता हूँ, आई कोट, it says that the first ingredient of section 270 is that an act causing public injury, danger or annoyance, यानी कि पब्लिक को इससे लॉस हुआ हो या कोई ऐसा डेंजरस चीज़ उससे हुई जिससे अफरा तफरी होगी या अनोयंस हो कि लोग जा ही नहीं पाए दुकान में क्योंकि वो वहाँ मीडिया बाइट कर रहे थे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि
इसमें ये जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल ही नहीं होता है कि इस तरह से किसी को पब्लिक इंजरी हुई हो। और सेकेंडली वो कहता है कि इसने खुद उन्होंने वहाँ से बोला कि इस तरह का तो कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि जो बयानात इसमें आए हैं उन्होंने खुद बोला कि गवाह ने कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ था, कि पब्लिक को आने ही नहीं दिया, पब्लिक को रोका गया। तो इसलिए ये जो इंग्रेडिएंट है पहला 270 का, ये फुलफिल नहीं हुआ। और दूसरा ऑनरेबल कोर्ट ने पैरा नंबर 9 में कहा कि द सेकंड रिक्वायरमेंट इज दैट आई कोट दैट एक्ट मस्ट अफेक्ट द पब्लिक एट लार्ज और पर्सन्स ऑक्यूपाइंग प्रॉपर्टी इन द विसिनिटी कलेक्टिवली। यानी इस एक्ट से इनके जर्नलिस्ट जो या जर्नलिस्ट नहीं भी होते हैं तो इनकी एक्ट से जो आस पड़ोस के जो लोग थे, बाकी दुकानें थे, उनमें कोई अफरा तफरी हो, उनको एनवाइंस हो। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसने कहा कि नो मेंबर ऑफ द जनरल पब्लिक हैज लॉज्ड एनी कंप्लेंट स्टेटिंग दैट द एक्यूज्ड वीडियो कॉज्ड देम मेनी हार्म। यानी इस केस में पब्लिक की तरफ से कोई भी मेंबर या कोई गवाह इस तरह से ऑनरेबल कोर्ट में नहीं आया है जिसने ये कहा कि भाई इसकी वजह से हमें पब्लिक न्यूसेंस हुआ हो। ये सिर्फ जो कंप्लेनेंट है, जिसमें कुछ चंद दुकानें हैं, दुकानदार हैं, उनके कंप्लेंट पे ये केस बनाया गया। और थर्ड जो उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आई कोट द थर्ड रिक्वायरमेंट दैट द इंजुरी और अनॉयंस मस्ट बी कॉमन एंड शेयर्ड इज लाइकवाइज नॉट सेटिस्फाइड। यानी अनकोट, यानी कहा कि जो इंजुरी होनी चाहिए वो हर किसी को कॉमनली होना चाहिए, कि मैं दुकान में नहीं जा पाया और बाकी लोगों को, जो दुकानदारों को, उनको अपनी वो जो रोजगार नहीं कर पाए उस टाइम पे जो खरीद फरोख्त हो रहा था उसमें कोई खलल आई हो, ऐसा भी कोई इसलिए इसमें नहीं बना। तो इसलिए इसके चलते ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जितनी भी इंग्रेडिएंट्स होती हैं पब्लिक न्यूसेंस की, तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स यानी सेक्शन 270 में होती है न्यूसेंस के लिए, जिसकी पनिशमेंट 292 में है, वो इसमें फुलफिल नहीं होते। तो इसलिए लिहाजा, और दूसरी बात की ऑनरेबल ये शॉपकीपर्स ने खुद एडमिट भी किया है इस केस में। ताजुब की बात ये भी है कि जो शॉपकीपर्स जिनको इनको गवाह लाया गया, उन्होंने एडमिट भी किया कि हमारे पास एक्सपायरी की जो चीज़ें थी, तो इसलिए वो चीज़ें तो उन्होंने एडमिट किया है कोर्ट में। तो इनके चलते कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन, ऑनरेबल कोर्ट ने पैरा नंबर 13 में एक अच्छा एक ऑब्जर्वेशन किया, कहा कि द डिफेंस कंटेंशन दैट द एक्यूज्ड एक्टेड एज मीडिया पर्सन विजिटिंग ओपन शॉप्स एंड हाईलाइटिंग इश्यूज ऑफ एक्सपायर्ड गुड्स appears consistent with the facts on record. There is no evidence of impersonation, coercion, obstruction or any act of law criminalizing as public nuisance. यानी कि जो डिफेंस लॉयर ने कहा कि इसका जाना वहाँ पर वो किसी पब्लिक न्यूसेंस के लिए नहीं गए थे, इसी नियत से गए थे, इसी इंटेंशन से गए थे कि वो पब्लिक के दरमियान वो जो चीज़ हो रही थी, एक्सपायरी चीज़ें जो थी, उसको हाईलाइट करें। तो इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, मैं इसका ऑपरेटिव पार्ट पढ़ता हूँ, लास्ट पार्ट। इट सेड for all the reasons this court finds that the ingredients of 270 and 292 BNS are not made out in this present case, the material does not justify the framing of notice of accusation. The accused is accordingly discharged. The bail bond furnished by the accused stands discharged and the surety bonds are accordingly cancelled. Any document seized shall be released in favor of the rightful claimant. Accordingly, the instant challan is disposed of as discharged, the file to be कंसाइन टू रिकॉर्ड आफ्टर ड्यू कम। यानी ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो केस इनके खिलाफ इनके खिलाफ जो बनाया गया है वो इन ए वे बेबुनियाद है, तो इसलिए लिहाजा इनके खिलाफ जो केस है वो डिस्चार्ज किया गया है। तो ये कोर्ट का जो कोरम है, जो जज जो इनने जो ऑर्डर पास किया वो दलदल अहमद जी है, जो हमारे मुंसिफ संघ को है। तो लिहाजा इसका खुलासा आपके, आई होप कि आप लोगों को ये जो लीगल इसमें जो ऑनरेबल कोर्ट ने जो कहा है वो आपको समझ आ गया होगा। चलिए लास्ट पे क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कंक्लूजन हाफिज सागर खुद के जरिए किया जाए। जो कोर्ट का ऑर्डर है वो हमारे सीनियर एडवोकेट हाजी मुस्तफ़ा साहब रीड कर रहा था आपके सामने। तो इसमें मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, जैसे ही जब केस चला कोर्ट में तो उस वक़्त मेरे साथ कोई नहीं था, तो इसी केस को लेके मैंने सेक्रेटरी डलसा का रुख किया। उन्होंने मुझे एक अच्छा सजेशन दिया, अगर आपके पास इस केस को फाइट करने के लिए पैसा नहीं है तो हम आपको जो है एक लीगल वकील प्रोवाइड करते हैं। तो जिसकी वजह से आज मैं इस केस को फाइट कर पाया। तो इसीलिए मैं सबसे पहले सेक्रेटरी डलसा का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मुझ जैसे बंदे को उन्होंने इस केस को लड़ने के लिए वकील उनकी तरफ से जो प्रोवाइड किया, इसलिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ साथ जो मेरा वकील
एडवोकेट निसार साहब है, मैं उनका भी अस्ते दिल शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने जो है मेरे इस केस को लीड किया, जिसका मैं अस्ते दिल शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ साथ हमारे सीनियर एडवोकेट हाजी मुस्तफ़ा साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट पे इस ऑर्डर को रीड करने के लिए मना नहीं किया, जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा मर्सन एसोसिएशन की तरफ से मेरे ऊपर जो एफआईआर दर्ज किया था वो ज़रा सा गलत था, और इस केस के जीतने के बाद आप लोगों को ये पता चला कि मैं बेगुनाह था और वो लोग गलत था। आखिर में मैं मर्सन एसोसिएशन और जिनका भी इसमें नाम है उनसे मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस देके मेरे ख़िलाफ़ जिस तरह के इल्ज़ाम लगाया, उसके लिए 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको माफ़ी मांगना होगा, और अगर आपने 1 हफ्ते के अंदर माफ़ी नहीं मांगा तो इसके ऊपर जो है मैं जिस तरह के भी केस बनता है मैं ज़रूर कोर्ट का रुख करूँगा और मैं इंसाफ लेके रहूँगा।